पर्दे के इस पार से मैं तेरी धड़कन पहचान रहा था। हाँ हाँ, पर्दे के इस पार से मैं तेरी धड़कन पहचान रहा था। मुझे क्या पता कि पर्दे के उस पार तूने एक नई दुनिया बसा रखी है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर एस मनी। आज हम लोग चैप्टर 7 जो हम लोग का क्लास 12 फिजिक्स का है मेरे बच्चों, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऐसे करके एक एक चैप्टर का हम लोग मेरे बच्चों देख रहे हैं। चैप्टर 7 जो हम लोग का एसी है, प्रत्यावर्ती धारा, उसका क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको कहूंगा जितने ही बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनको इस क्वेश्चन के अलावा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। व्हाट्सएप नंबर क्लास करने के बाद सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ वगैरह के लिए। और फुल कोर्स के लिए एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन एसी में कह रहा है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। यांत्रिक मतलब घूमने वाला, विद्युत मतलब करंट। तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिसको घुमाने पे हमको करंट मिलता है? किसको? डायनेमो या जनरेटर। यही ना, डायनेमो या जनरेटर को घुमाते हैं तो एक तरफ से करंट मिलता है, मरकरी जलता है और गाना गाते हैं कैसे? हाँ, झलकेलू मरकरी जैसा नहीं जी, गलती हो गया, झलकेलू शीशा, पता नहीं, जो भी, छोड़िए। हाँ, तो मैंने बोला मेरे बच्चों कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिसमें एक तरफ से हम डालते हैं मेरे बच्चों आलू, दूसरी एक तरफ से घुमाते हैं, दूसरी ओर से करंट निकालता है। तो डायनेमो बोलिए या जनरेटर बोलिए, मोटर नहीं होता। कि मोटर इसका उल्टा होता है। मोटर में करंट देते हैं तो घूमता है, ठीक। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है, बट डायनेमो जो है ना, यांत्रिक को विद्युत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, ट्रांसफॉर्मर इज अ सेटअप व्हिच, क्या करता है? देखिए, ट्रांसफॉर्मर ना एक्चुअली हाई, जो कम वोल्टेज होता है उसको ज्यादा वोल्ट में भी बढ़ाता है, और ज्यादा को कम में भी। कई सारे बच्चों को लगता है ना कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। गलत, बिल्कुल गलत। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज घटाया भी जाता है। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, ऊंचाई, वो वोल्टेज बढ़ाता है, और स्टेप डाउन जो कि नीचे होता है मेरे बच्चों, तो वो वोल्टेज को घटाता है। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज बढ़ाना या घटाना है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर यहां हमारा हो जाएगा डी, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज। एसी वोल्टेज, डीसी पे काम नहीं करता है ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा, डीसी पे नहीं करता है काम ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, N1 N2 आर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देख लीजिए, अभी मैंने बोला ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कुंडली है उसमें N1 फेरा है और सेकेंडरी में N2 फेरा है, तो कौन बड़ा होगा? तो अभी मैंने कहा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसमें जहां आउटपुट मिलता है ना, सेकेंडरी कॉइल से हमको आउटपुट मिलता है, तो उसमें ज्यादा फेरा होता है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी डायग्राम वगैरह याद रखे होंगे तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है N1, जिसमें N1 टर्न है, ये 1 फेरा 2 फेरा 3 फेरा ऐसे करके। और मेरे बच्चों इधर हमारा N2 है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि N2 ज्यादा होता है स्टेप अप में, इसीलिए वोल्टेज बढ़ा देता है। और वहीं स्टेप डाउन में क्या होगा कि N2 कम होगा, N1 ज्यादा होगा, यानी इसमें ज्यादा होगा, और जहां से हमको वोल्टेज मिलेगा इसमें कम टर्न होगा, कम फेरा, इसलिए वोल्टेज कम जाता है। इसमें मेरे बच्चों वोल्टेज बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा, करंट के साथ कहेगा तो उल्टा होगा, याद रखिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है ना, ऊंचाई वाला बढ़ाता है ना, तो करंट को कमा देता है, समझिएगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहता है, ऊर्जा कंजर्व है। और अगर जहां पे स्टेप डाउन की बात करूं तो वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज कमाता है, तो एनर्जी करंट बढ़ा देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, इसका यूनिट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, ओम, याद रखिएगा। रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है, ठीक है, चाहे कैपेसिटिव हो चाहे इंडक्टिव हो, मतलब प्रतिघात है, प्रतिघात जिसे बोलते हैं, चाहे कैपेसिटर यानी धारतीय प्रतिघात हो या प्रेरक वाला हो, सबका ओम होता है। क्योंकि एक तरह से देखिए, आप प्रतिरोध का मात्रक ओम सुने होंगे, ओम, जो कि करंट को बहने में रुकावट डालता है। तो एसी में ना
अल्टरनेटिंग करंट में हमारा कैपेसिटर या इंडक्टर यानी कि संधारित्र या फिर मेरे बच्चों प्रेरक दोनों अपने तरह से रुकावट डालते हैं और उसी को बोलते हैं रिएक्टेंस या हिंदी में प्रतिघात। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओम, 4 नंबर। चलिए 5 नंबर मेरे बच्चों देख लीजिए, यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा 5 नंबर में वो हो जाएगा हमारा बी यानी ओम। अभी मैंने बोला चाहे कोई रिएक्टेंस हो, कैपेसिटिव चाहे इंडक्टिव या इंपेडेंस, प्रतिबाधा ही क्यों ना हो, प्रतिघात हो चाहे प्रतिबाधा चाहे प्रतिरोध, सब का मात्रक ओम होता है। 5 के बाद 6 नंबर, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू यानी कि जो प्रतिवर्ती धारा में मूल माध्य वर्ग मान होता है वो और शिखर मान दोनों का अनुपात। फार्मूला पढ़े हैं ना आप लोग कि जो आरएमएस मान होता है यानी कि मूल माध्य वर्ग मान जिसको आरएमएस बोलते हैं, ये जो आरएमएस होता है वोल्टेज का या करंट का, ये पीक मतलब शिखर मान वी नॉट से दिखाते हैं बटा √2 होता है। देखिए ये आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन को घुमाएगा, किसी को आगे दे देगा किसी को पीछे दे देगा और आप जाएंगे भैया अलबलाई, फिर करेंगे मिठाई मिठाई, खाली पुड़िया दे ले कौ खिलाई, खाली रतोबा दे ले कौ खिलाई, न दे ले कौ मिठाई, इसलिए हम जोर जोर से चिल्लाई। तो भोज में जाइएगा तो ऐसा होता है। यस, तो मेरे बच्चों वी आरएमएस इक्वल टू वी0/√2, तो किसका रेशियो पूछ रहा है? देखिए तो रूट मीन स्क्वायर का यानी पहले आरएमएस और फिर पीक वैल्यू शिखर मान, तो वी आरएमएस बाई वी0 निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/√2 यानी 6 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए मेरे बच्चों 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है पहले वो पढ़िए। 7 नंबर 7 नंबर में 7 में कह रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग सर्किट इज, अगर 220 वोल्ट का कोई वोल्टेज है प्रतिवर्ती वोल्ट का तो उसका पीक मान शिखर मान कितना होगा? तभी ना पढ़े हम लोग कि आरएमएस मान जो होता है वो दिया 220, तो ये शिखर मान √2 पीक वैल्यू √2 होता है। ओके, तो आरएमएस 220 दिया है, आपसे वी0 पूछ रहा है तो यहां से वी0 निकालेंगे तो आ जाएगा 220√2 यानी 7 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं, रेशियो बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। सेम चीज हो गया, पीक और आरएमएस का रेशियो, इसके पहले क्या था? आरएमएस बाई पीक था, अब पीक बाई आरएमएस है। आरएमएस बाई पीक निकाले तो 1/√2, अब पीक बाई आरएमएस तो √2 खर्च। देखिए अब करंट कह रहा है, करंट तो करंट या वोल्टेज का फार्मूला तो सेम होता है, जैसे वी आरएमएस था तो वो हो जाएगा आई आरएमएस इक्वल टू पीक मान यानी शिखर मान बटा √2। तो कह रहा है मेरे बच्चों देखिए पीक मान और बाद में आरएमएस वैल्यू कह रहा है, तो I0 अब बाई आरएमएस निकाल लेंगे तो ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा √2। अलवला जाता है कभी कभी बच्चा जब अलवला जाएगा तो उसके साथ हो जाएगा बड़ा परेशानी, उसको यही नहीं पता चलता है कि पीक बाई आरएमएस पूछा या आरएमएस बाई पीक पूछा, पता चलता है लेकिन वो रट पढ़ लेता है, 100% रट्टू जैसा जो पढ़ता है उसको बड़ा परेशानी होता है पढ़ने में। चलिए 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा इफ इन सर्किट यानी परिपथ में पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ E0 है, देख रहे हैं परिपथ में ईएमएफ का मान मेरे बच्चों E0 है, रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस मान कितना होगा निकाल लीजिए। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है रगड़ के, ये पीक और आरएमएस पे ना क्वेश्चन रगड़ के पूछा है, आप यही जान लीजिए। तो आपको पता है कि आरएमएस बराबर होता है पीक बाई √2 या बोल सकते हैं वर्ग माध्य मूल मान इक्वल टू शिखर बाई √2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पीक मान कितना है E0, ठीक है, पीक वैल्यू E0 है तो E0 बाई √2 इक्वल टू आरएमएस, तो आरएमएस पूछ रहा है तो आरएमएस E0 बाई √2, इसका सही आंसर 9 का सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पढ़िए तो कह रहा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मेरे बच्चों CURRENT करंट इन 1 फुल साइकिल, तो 1 फुल साइकिल में एवरेज 0 हो जाएगा। 1 फुल साइकिल की बात करूं अल्टरनेटिंग करंट का तो यहां से स्टार्ट होता और यहां पे जाता है, आपको पता होगा। तो जितना करंट प्लस में उतना करंट माइनस में, इसलिए एवरेज वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा 0, आरएमएस वैल्यू 0 नहीं होगा
मेरे बच्चों सिंपल बोला, धारा का माध्य मान, औसत मान। अगर वर्ग माध्य मूल मान बोलता तो वो जीरो नहीं होता। वो तो हम लोग पढ़े हैं कि पीक मान बटा √2 होता है, शिखर मान बटा √2। अभी देख रहे थे ना, I0/√2 या V0/√2 या E0/√2, जो भी बोलिए। लेकिन सिर्फ माध्य मान बोला है तो जितना ऊपर प्लस में उतना माइनस में, इसलिए पूरे एक चक्र में हमारा एवरेज जीरो होता है। 10वां के बाद 11वां नंबर पढ़िए। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आवृत्ति। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, सेम इक्वेशन हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए, 0.6 sin 100t, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो कह रहा आवृत्ति कितना का होगा, तो देखिए इक्वेशन I इक्वल टू दिया है 0.6 sin 100πt। तो अगर मुझसे डिटेल कोर्स पढ़े हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखेंगे I इक्वल टू, तो I इक्वल टू होता है I0 sin ωt। यही होता है ना फॉर्मूला जी, देखिए तो फॉर्मूला यही ना होता, I इक्वल टू I0 sin ωt। ठीक, तो I0 कितने का है? 0.6 है ना, और ओमेगा मेरे बच्चों 100π है। साइन और t के बीच में, साइन और t के बीच में ओमेगा होता है। तो आवृत्ति इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ω/2π, सब बच्चा को पता होगा जो पढ़े हैं। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 100π/2π। ये देखिए साइन और t के बीच में ओमेगा होता है, याद रखिएगा। और साइन के आगे शिखर मान होता है। अगर वोल्टेज का इक्वेशन दिया रहेगा तो V0, और करंट का इक्वेशन दिया है तो I0। बस पाई से पाई घोलट गया, 2 दूनी 50 हर्ज। 11 का सही आंसर मेरे बच्चों B हो जाएगा। चलिए 12 नंबर मेरे बच्चों बताइए, ये लीजिए इक्वेशन ऑफ करंट दिया है, आरएमएस मान पूछ रहा है। सेम चीज आ गया, देखिए करंट का इक्वेशन दिया है ना, करंट का समीकरण। तो I इक्वल टू ये हमारा हो गया I0 यानी शिखर मान। I0 कितने का हो गया बोलिए? 60 का। और ये ओमेगा, तो ओमेगा से खैर कोई मतलब है नहीं, साइन और टी के बीच में ओमेगा होता। अभी मैंने बोला साइन और टी के बीच में ये हमारा ओमेगा होगा, इससे मतलब है नहीं। तो आरएमएस पूछ रहा है, तो अभी आपको पता है कि जो आरएमएस मान होता है, हिंदी में बोले तो मूल माध्य वर्ग मान जो होता है, वो पीक मान यानी शिखर मान, हिंदी में शिखर मान बटा √2 होता है। ओके, तो शिखर मान है करंट का 60, I0 है 60/√2, 60/√2। इसका आंसर ए हो जाएगा 12 का, देख लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड क्यों होता है, यानी परतदार क्यों बनाया जाता है? तो होता क्या है ना कि ट्रांसफार्मर में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बदलते रहता है बच्चा, और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और हर पॉइंट पे जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, इससे ना ट्रांसफार्मर में इडी करंट, भांबर धारा काफी उत्पन्न होता है। तो भांबर धारा से होने वाले लॉस को कम करने के लिए परतदार बनाया जाता है, क्योंकि इडी करंट बट जाए। परतदार रहेगा ना तो इडी करंट हर जगह बट जाएगा। तो यहाँ 13 नहीं, तो अगर नहीं परतदार बनाएंगे तो लोहा हुआ पिघल जाएगा, ट्रांसफार्मर पिघल जाएगा। इडी करंट इतना हीट उत्पन्न करेगा ना कि मुंह में कनमा झोसा देगा ट्रांसफार्मर के जरा के। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लॉसेस ड्यू टू इडी करंट कैन बी रिड्यूस, यानी भांबर धाराओं से होने वाले हानि को कम किया जा सके, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। चलिए 14 नंबर 14 नंबर पढ़िए, देखिए तो मेरे बच्चों क्या कह रहा क्वेश्चन में, इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल टू E0 sin ωt, पीक वैल्यू इज 10 वोल्ट। ठीक है, पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पीक E इक्वल टू E0 sin ωt, पीक वैल्यू 10 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि 1/600 सेकेंड पे कितना ईएमएफ होगा। अच्छा, इक्वेशन दिया है E इक्वल टू E0 sin ωt, जो भी E0 sin ωt, इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। तो क्या पहले हम यहां से ओमेगा निकाल लें? अभी मैंने बोला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है ω/2π। यहां से ओमेगा यानी कोणीय फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा निकालेंगे तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू 2π। तो यहां से ओमेगा निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंटू 2π मेरे बच्चों। यस, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू 2π, सॉल्व करेंगे 50 दूना 100π का। देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकल गया। चलिए और क्या दिया है? पीक वैल्यू यानी V0 दिया है 10 वोल्ट या E0, जो भी बोलिए।
ई नॉट, ई आरएमएस नहीं, ई नॉट, पीक मान दिया है 10 वोल्ट। तो इक्वेशन लिख दीजिए, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई इक्वल टू ई नॉट हो गया 10 साइन ओमेगा हो गया 100 पाई इंटू टी। समझ में आई इक्वेशन? देखिए फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है, आवृत्ति की मदद से हम लोगों ने कोणीय फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ई नॉट पता इक्वेशन में पुट कर दिया। करा टाइम जब 1/600 होता है, यहां 1/600 पुट कर लीजिए, चलिए निकालिए 10 साइन 100 पाई, टाइम की वैल्यू 1/600, तो इससे कट गया कितने टाइम में बच्चों? 600 से 100 जाएगा 6 टाइम में, 6 पाई हो गया। और साइन 6 पाई कितना होता है? 0। 1 सेकेंड, कहीं गलती कर दिया क्या? 100 पाई ओमेगा हो गया 100 पाई, और टाइम कराओ 1/600। ओके ठीक है, तो इससे गया ओ नीचे जाएगा 6, सॉरी मिस्टेक कर दिया लिखने में, 6 नीचे जाएगा ना, 6 है, तो पाई/6 कितना आ गया? देखिए 10 साइन, और यहां पाई, यहां 6, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 10 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, तो 10 इंटू 1/2 5 वोल्ट। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए पहले मैंने इक्वेशन बनाया, फ्रीक्वेंसी से निकाल लिया मेरे बच्चों ओमेगा, ई हमको पता था, इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन में टाइम पुट करके 1/600 हमने ईएमएफ निकाल लिया। किसी ओवर इतना सेकंड पे कह रहा है कितना होगा वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एलसीआर सर्किट में एनर्जी लॉस किसके कारण होता है? देखिए कह रहा है कि ऊर्जा का हानि एलसीआर परिपथ में किसके कारण होता है? ऊर्जा का क्षय। समझिएगा अच्छे से कि देखिए एसी में ना, डीसी जब पढ़ते हैं तो उसमें हम प्रतिरोध यूज करते हैं, प्रतिरोध नहीं यूज करते हैं, लेकिन एसी में एल भी यूज करते हैं, सी भी, और आर मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध भी। एल मतलब प्रेरक, सी मतलब वही धारिता, कैपेसिटर, जो भी बोलिए। तो ऊर्जा का इन तीनों में, एल, सी और आर में, ये जो तीनों यंत्र हैं, इसमें ऊर्जा का हानि सिर्फ आर करता है, प्रतिरोध। बाकी एल जो है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, जमा करता है, और जो सी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, जबकि आर जो है ना वो गर्म होके हीट उत्पन्न कर देता है, ऊर्जा का क्षय कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध में ऊर्जा का हानि होता है। 16 नंबर, डायनेमो किस पे काम करता है? तो सबको पता होगा कि डायनेमो को जब हम घुमाते हैं तो हमको करंट मिलता है, और घूमने से डायनेमो के अंदर जो कुंडली होता है उससे फ्लक्स बदलता है। जैसे डायनेमो को घुमाते हैं ना, तो डायनेमो के अंदर जो कॉइल होता है, कॉइल वो घूमता है तो उससे फ्लक्स बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स लगातार, और फ्लक्स बदलने के कारण, लगातार बदलने के कारण वोल्टेज उत्पन्न होता है और करंट बहता है डायनेमो में या जनरेटर में। तो जो वोल्टेज बदलता है और उसके फ्लक्स बदलता है और उसके कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको कौन सा घटना बोलते हैं? इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ना था, हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर बच्चों? यस, इसका आंसर हो जाएगा अभी। चलिए 16 के बाद 17 नंबर देख लीजिए, वैल्यू ऑफ इंपेडेंस इन एलआर सर्किट। मेरे बच्चों एलआर सर्किट में इंपेडेंस कितने का होता है? जिसका मात्रक ओम होता है, हम शुरू में बोले रिएक्टेंस का, इंपेडेंस का, प्रतिघात का, प्रतिबाधा का, दोनों का मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा पूछ रहा है, एलआर का डायग्राम बनाइए। देखिए सॉरी बच्चों, अगर आप डायग्राम बनाना नहीं जानते हैं, एलसीआर सर्किट नहीं पढ़े तो एक तो कहूंगा कि रट लीजिए, लेकिन अगर एलआर के बाद आरसी, एलआर के जगह पे आरसी पूछ दिया, एलसीआर पूछ दिया, तो दिन में दिखेगा तारा, करवा का बेचारा, समझ के ना पढ़ला, दिन में दिख तो तारा, यही वाला हाल हो जाएगा। देख लीजिए इधर आर मेरे बच्चों, इधर हो जाएगा हमारा क्या? ओमेगा एल। तो जो इंपेडेंस जेड होगा, नेट जेड, वो देखिए दोनों 90 डिग्री पे, ये और ये, तो नेट हो जाएगा मेरे बच्चों आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों हमारा 17 का बी। ठीक है, 17 का हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ओ रूट नहीं इसमें, डी डी डी, बी नहीं, डी डी डी, रूट अंडर, ये देखिए रूट अंडर, 17 का डी। चलिए 18 नंबर बच्चों, फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ इज फाई। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एसी करंट और ईएमएफ के बीच जो फेज डिफरेंस है, कलांतर है, वो फाई। तो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक क्या होगा? तो अगर कलांतर फाई है, कला का अंतर, तो मेरे बच्चों शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कॉस फाई को बोलते हैं, याद रखिएगा।
करंट और वोल्टेज का जो फेज होता है कला, उसके बीच का अंतर फाई है, तो कॉस फाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक। इसका आंसर डी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर, पावर फैक्टर एलआर सर्किट। देखिए अभी एलआर सर्किट उछल के आपके सामने आया था ना कि इधर आर होगा और इधर ओमेगा एल होगा, तो पावर फैक्टर किसको बोलते हैं? कॉस फाई, और इधर से जेड पास करेगा, तो जेड कितना होगा? अभी हम लोगों ने देखा था इसका स्क्वायर का रूट अंडर, क्योंकि नेट है इन दोनों का 90 डिग्री पे है, तो आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा एल का होल स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये तो पावर फैक्टर यानी, और इसको फाई बोलते हैं कलांतर, तो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक बोलते हैं किसको? है कॉस फाई को, अभी हम लोग देखे थे। तो अगर कॉस फाई निकालेंगे तो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस का फार्मूला पढ़े ना दशा में, आधार बटा कर्ण या बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है आर, इस फाई के लिए आर, और ये हाइपोटेनस यानी कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर, यहां मेरे बच्चों थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसका आंसर इंटू कर लीजिएगा, यहां प्लस नहीं है, इंटू कर लीजिएगा, ठीक है। 19 का सही आंसर मेरे बच्चों बी हो जाएगा, ठीक है। 19 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इंटू कर लीजिएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है, या कुछ भी मत लिखिएगा तो इंटू ही माना जाएगा ये। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, इफ इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस आर, सेल्फ इंडक्टेंस एल, यानी प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिरोध आर है, स्वप्रकत्व एल है, तो टाइप फाई निकाल लीजिए, अभी तो देख रहे थे। देखिए इधर प्रतिरोध आर हो गया, इधर मेरे बच्चों ओमेगा एल होगा, सही बोला? बताइए बच्चों, एक तरफ आर एक तरफ ओमेगा एल, और तो यहां से अगर टैन फाई निकालेंगे तो टैन फाई किसके बराबर होगा? आधार, बोलिए बोलिए बोलिए, टैन फाई किसके बराबर होगा? आधार बटा लंब, लंब बटा आधार। धप धप धप, फिर से भूतवा मुंह में काट ले की मुंह में काट लेता है भूतवा, रहते गड़बड़ा जाते हैं। का करिए दीदी, पढ़ाइते पढ़ाइते नीसा आ जाए दीदी, बउआ लोगन कौनो से अरो नकारे, देख के अखिया से लोरा बागी रे। जल्दी बताइए, टैन फाई की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर ओमेगा एल बाई बेस आर। यही मेरे बच्चों 20 नंबर देखेंगे तो परपेंडिकुलर ओमेगा एल बाई बेस आर, यानी इसका आंसर 20 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 21 देखते हैं बच्चों, 20 का सी। 21 देखते हैं, 21 ट्राई करिए 21। इफ इन एसी सर्किट ट्रू पावर मेरे बच्चों, यानी जो हमारा यथार्थ है शक्ति वो पीटी है और आभासी शक्ति P है, तो शक्ति गुणांक किसके बराबर होगा? 21 का आंसर मेरे बच्चों ए होगा। याद रखिएगा, बड़ा आसान है, डिफिनीशन ही होता है कि जो cos फाई होता है शक्ति गुणांक, वो ट्रू पावर कितना होता है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब बाई अपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति कितना होता है? ट्रू इंटू वी आर में, देखिए ना, ट्रू पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। डिटेल में पढ़े होंगे, सब दिख रहा होगा ना, डिटेल में पढ़े होंगे। तो जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, एग्जाम में फेल ना हो जाए बचा लो यारो, तो यहां कॉस फाई आ जाता है। तो याद रखिएगा पीटी बाई पी। 22 इन एसी सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज फाई। क्या करा बच्चों कि एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस यानी कलांतर कितने का है? फाई, ठीक। देन कंपोनेंट ऑफ बाटलेस करंट, तो देखिए इधर होता है वोल्टेज, इधर करंट, और ये फाई, तो आई का इधर कंपोनेंट आई कॉस फाई, इधर जो आई साइन फाई मिलता है, इसी को बोलते हैं बाटलेस करंट, या हिंदी में बोलते हैं बाटहीन घटक, बाटहीन धारा का बाटहीन घटक मेरे बच्चों, जो भी। ओके, तो ये होता है हिंदी में, इसका आई साइन फाई याद रखिएगा कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस फाई है ना, तो आई का जो इधर कंपोनेंट मिलेगा जो पावर में भाग नहीं लेता है, वो होता है मेरा हमारा बाटलेस करंट। चलिए 22 के बाद 23 नंबर, फॉर इलेक्ट्रिक रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट नेसेसरी दैट। करा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस जो होता है वैद्युत अनुनाद, उसके लिए क्या जरूरी है? तो आपको पता होगा कि रेजोनेंस तब होता है जब कॉइल में करंट सबसे ज्यादा हो। करंट सबसे ज्यादा कब होगा? जब XL और XC एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। XL की वैल्यू ओमेगा L और XC की वैल्यू 1 बाई ओमेगा C, ये दोनों इक्वल होगा
तब करंट सबसे ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं वैद्युत अनुनाद। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर सब डाला हुआ आपके मीग हाई में कोर्स, अगर डिटेल अच्छे से पढ़ना एक बार जाकर के चेक करिए स्टोर के अंदर। 24 इन एसी सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ एट अ टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के समय करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। एसी सर्किट में मेरे बच्चों जो फेज डिफरेंस होता है, या हिंदी में बोले कलांतर होता है, वो कलांतर हमारा मेरे बच्चों 0 हो जाता है रेजोनेंस के समय, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी दोनों को बैलेंस कर लेता है, इसीलिए। चलिए नहीं समझे, देखिए एक्सएल ऊपर होता है, एक्ससी इधर होता है, एक्सएल नीचे होता है, एक्ससी इधर होता है आर। तो जब दोनों बैलेंस कर लेगा तो वोल्टेज भी इधर ही, करंट भी इधर ही, तो दोनों के बीच जो कलांतर हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 24 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा सी हो जाएगा। ओके, चलिए 25 इफ एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड इन एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, सबसे ज्यादा पीक वैल्यू कब मिलेगा? अभी मैं बोल रहा था कि पीक वैल्यू सबसे ज्यादा तब मिलता है जब रेजोनेंस होता है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है, अभी मैंने बताया था। और वैद्युत अनुनाद कब होता है? जब XL और XC बैलेंस कर ले। अभी इसके पहले क्वेश्चन था ना, XL की वैल्यू ओमेगा L और XC की वैल्यू 1/ओमेगा C, ये दोनों इक्वल हो। इसके ऊपर क्वेश्चन में था, देखिए था ना ये वाला, इसका आंसर ए था। यस, तो देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगी, इधर इंटू कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा निकालेंगे तो 1/√LC। तो इसका सही आंसर मेरे बच्चों हमारा सी हो जाएगा 25 का। 26 नंबर करा एलसीआर सर्किट में एल दिया है, सी दिया है, आर दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ये जो निकला ना अभी फ्रीक्वेंसी कहां गया, हाँ ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकला इसको बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर कोणीय आवृत्ति इतना हो तब रेजोनेंस होता है। अब ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा/2π करिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना, इसको बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में अनुनाद कोणीय आवृत्ति। ठीक, अगर आपको आवृत्ति निकालना तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा/2π सबको पता है ना। तो ओमेगा हो गया 1/√LC, या नीचे में कहा जाएगा 2π। तो ये फार्मूला में पुट कर लेंगे। चलिए पुट करके इसका बताइए तो आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ट्राई करिए, देखिए तो पुट करके, समझे ना बात को, पुट करके देखिए ना, करना कुछ नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूं, मैंने बताया कि ये जो पहले क्वेश्चन में देखे थे इसको बोलते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर आवृत्ति। अब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये हो जाता है 1/2π√LC। ठीक, तो मेरे बच्चों 1/2π हो गया। एल का मान कितना है? एल का मान है 8 हेनरी, तो एल हो गया 8 के बराबर। ठीक, यस सर, एल हो गया 8 के बराबर। और सी कितना है? 0.5 माइक्रोफैराड, यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻6। आर से तो मतलब ही नहीं है, तो 2 से 2 = 8 हो गया। तो 1/2π, ये जो 4 बाहर निकलेगा इसका √2, और 10⁻⁻6 बाहर निकलेगा रूट से, तो 10⁻³ हो जाएगा। और ये -3 जाएगा ऊपर तो 1000 बन जाएगा। तो 1000/4π, 2 दूना 4π, 4 से 1000 जाएगा तो 250/π, यानी 26 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा सी, 250/π। चलिए 27 देख लीजिए, कह रहा इफ एल इज इंडक्टेंस, प्रेरकत्व है, आर प्रतिरोध है, सी धारिता है, तो एल बाई और आरसी का बीमा क्या होगा? देखिए एल बाई और आरसी का जो बीमा दोनों का होता है उस समय का बीमा होता है, याद रखिएगा। एलसीआर पढ़े होंगे, एल प्रेरकत्व, आर मेरे बच्चों प्रतिरोध, सी धारिता। तो दोनों का जो बीमा होता है वो टाइम का होता है, डायमेंशन टाइम का। तो टाइम का डायमेंशन किसमें है? 27 में, डी में। देखिए इसमें भी सिर्फ टी, इसमें भी टी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एल बाई आर या आरसी को देखिएगा, टाइम आएगा, टाइम के बराबर आता है ये। चलिए 28, एल का मान दे चुका है, आर का मान दे चुका है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है मेरे बच्चों, करंट और वोल्टेज के बीच निकाल लीजिए। एल आर परिपथ है, एल है आर है, यहां भी एल आर है, तो पूछ रहा है फेज डिफरेंस यानी फाई, निकाल लीजिए। देखिए कैसे, आर तो आपको 300 ओम दिया है, यस सर 300 ओम हो गया इधर एल, और आर एल दिया है 1/π, पाई का पावर -1 मतलब कितना? 1/π एल दिया है ना, देखिए 1/π दिया है। ठीक, तो इधर ओमेगा एल होता है, सबको पता है,
तो फ्रीक्वेंसी दिया है 200 हर्ट्ज, देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है 200 हर्ट्ज। तो हम लोग अभी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई। ओमेगा निकाल लेते हैं, तब ना यहां से ओमेगा एल निकाल पाएंगे, एल तो दे दिया है 1 बाई पाई। ओमेगा निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 200 इंटू 2 पाई। सॉल्व करेंगे 2 दूना 400 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 400 पाई। एल का मान हो गया 1 बाई पाई, पाई से पाई मर गया था, इधर 300 इधर 400, तो ये एंगल फाई पूछ रहा है, tan फाई पूछ रहा है ना, फाई दिया tan के पद में, तो निकाल लीजिए tan के टर्म में, क्या दिक्कत है। tan फाई किसके बराबर होगा ये बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस फाई के लिए tan फाई परपेंडिकुलर, लंब बटा आधार, तो 400 बाई 300 मर जाएगा यहां से, tan फाई 4 बाई 3, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाई 3, यानी इसका सही आंसर 28 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, 29 नंबर बताइए, 29। इन एलसीआर सर्किट करेंट इज, एलसीआर सर्किट में करंट कितना होता है, क्या होता है। तो देखिए एलसीआर में ना कुछ नहीं कहा जा सकता है, एलसीआर तीनों, तो एलआर नहीं कर रहा हूं, आरसी नहीं कर रहा हूं, तीनों कर रहा हूं एलसीआर। उसमें ज्यादा भी हो सकता है करंट, यानी कि आगे भी बढ़ सकता है, लीड भी कर सकता है, पीछे भी हो सकता है, यानी लैग भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी लैगिंग और लीडिंग फ्रॉम वोल्टेज और डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टता से आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है 29 एलसीआर में, ठीक है। वहीं एलआर रहेगा तो उसमें हमेशा आगे होगा, लीड करेगा। अगर आरसी रहेगा तो हमेशा लैग करेगा, पढ़े होंगे आप लोग। हॉट बायोमीटर किसको मेजर करता है, तो हॉट बायोमीटर के जरिए मेरे बच्चों लोग मेजर करते हैं आरएमएस मान, अभी जो पढ़ रहे थे ना, मूल वर्ग माध्यमान, मूल औसत वर्ग धारा, वो आरएमएस वैल्यू को ना हॉट बायोमीटर के जरिए, गर्म तप्त तार बोलते हैं, तप्त तारामीटर से नापते हैं। 31 कह रहा है कि वोल्टेज कैसे नापते हैं, एसी में, डीसी में नहीं, एसी में। तो आपको पता है कि एसी में वोल्टेज नापना हो तो तप्त तार वोल्टमीटर, करंट के लिए तप्त तार अमीटर, और इसके लिए तप्त तार वोल्टमीटर, हॉट वायर वाला, हॉट वायर वोल्टमीटर। चलिए 32 में मेरे बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेगा, इसका आंसर 32 का हो जाएगा एक्चुअली सी, क्योंकि कह रहा है ना क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है, इफ रेट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट देन टाइम पीरियड विच वैल्यू ऑफ करंट भी 0, मतलब कह रहा है कितने देर के बाद, समय अंतराल के बाद करंट शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो उसको टी नोड के बराबर होता है, टी नोड के बराबर, वैसे चांस है कि कम आएगा लेकिन टी नोड के बराबर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। 33 मेरे बच्चों यहां भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा इंडक्टर से काफी आसान है। 33 का सही आंसर हमारा मेरे बच्चों ए हो जाएगा। L2 बाई L1, दो इंडक्टर है, L1 L2 कनेक्टेड कर दिया पैरेलल में एसी सोर्स से, ठीक है। I1 I2 मेरे बच्चों दोनों से करंट बह रहा है, क्लियर, यस सर। तो कह रहा है कि कौन सही होगा, I1 बाई I2। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, EMF इक्वल टू आप लोगों को पता है, वोल्टेज इक्वल टू, और वहां से निकाल लेंगे यहां से। तो 33 का आंसर मेरे बच्चों आपका ए हो जाएगा, ओके। चेक करिए इस चीज को, यस बच्चों। तो 33 का आपका सही आंसर आप देख लिए, ए हो जाएगा, ओके। L2 बाई L1 उल्टा हो जाता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में समांतर क्रम में एक्चुअली क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज सेम हो जाएगा मेरे बच्चों, तो वहां से वोल्टेज को इक्वेट करके रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में कह रहा है, इफ ए चार्ज कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कनेक्टेड विथ इंडक्टर 10 मिली हेनरी देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन। वही मेरे बच्चों देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी में देखिए कि 1 माइक्रोफैराड का कोई धारिता है, ठीक, 10 मिली हेनरी के आदर्श प्रेरकत्व के साथ जोड़ते हैं, तो कह रहा है कोणीय आवृत्ति क्या होगी, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे बच्चों 1/√LC होता है, पढ़े होंगे आप लोग। पुट कर लीजिए, एल का मान कितना है, देखिए एल का मान दिया 10 मिली हेनरी, तो 10 गुना 10⁻³ और सी का मान 1 माइक्रोफैराड, तो 1 गुना 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे 6 3 9, एक गया -8, नीचे माइनस और ऊपर जाके +4 होगा, यानी 34 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। 35 देख लीजिए मेरे बच्चों, कह रहा है इफ अ रजिस्टर ऑफ 50 ओम इज कनेक्टेड विथ ऑसिलेटर ऑफ 15 वोल्ट, ठीक है। इफ ऑसिलेशंस आर सेट अप एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देन रेशियो ऑफ करंट बिटवीन सर्किट विल बी, अच्छा। कह रहा है 50 ओम का कोई प्रतिरोध है, 15 वोल्ट से जोड़े हैं, ठीक,
यस। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी एक बार कर दिए उस सोर्स का 50 हर्ट्ज, जिसमें हम जोड़े हैं जनरेटर वगैरह जिसमें भी, तो एक बार फ्रीक्वेंसी कर दिए 50 हर्ट्ज, एक बार कर दिए 100 हर्ट्ज। तो कह रहा है कि धारा का रेशियो क्या होगा, दोनों समय धारा सेम होगा, 1:1। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रतिरोध जोड़े हैं। आपको पता होगा कि अगर हम ओमेगा बदल दें स्रोत का, जैसे ये प्रतिरोध है और यहां पे मैंने एसी सोर्स रखा है, तो इसका ओमेगा बदल दें तो इसके करंट पे प्रतिरोध से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि I इक्वल टू होता है V/R। और वहीं अगर प्रतिरोध के साथ साथ कोई L होता, या सिर्फ ये होता प्रेरकत्व जिसको बोलते हैं, या C होता संधारित्र कैपेसिटर, जो भी बोलिए, तब बदल जाता करंट। क्यों? क्योंकि ये जो XL का मान होता है वो ओमेगा L और XC का मान 1/ωc, तो ये दोनों ओमेगा पर डिपेंड करता है, बट प्रतिरोध जो R है ये ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी आई निकालेंगे तो V/R वोल्टेज सेम है मेरे बच्चों, 15 वोल्ट, R 50 ओम। 100 हर्ट्ज पे भी निकालेंगे, 100 हर्ट्ज पे भी तो सेम V/R, V हमारा 15 वोल्ट है, R की वैल्यू 50। हाँ, फिर से बोल दूं कि अगर ये दोनों में कोई होता L या C, तब XL या XC का मान ओमेगा पर निर्भर करता है, तो पूरा बदल जाता, और बदल जाता तो सब चीज बदल जाता। लेकिन यहां पे आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, वर्चुअल वैल्यू पहले बोलते किसको है ये जानिए, कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है। वर्चुअल वैल्यू मेरे बच्चे बोलते हैं आरएमएस मान को ही, जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो। तो सबको पता है कि आरएमएस का होता है शिखर मान बटा √2 ना। अभी देखे थे शिखर बटा √2, चाहे करंट का निकालें या वोल्टेज का। तो 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। 37, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट 0। अच्छा, जीरो करंट होने का आवृत्ति कितना होगा? अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो कह रहा है कि शून्य करंट जब होगा तो शून्य करंट होने की आवृत्ति क्या होगी? 100 हर्ट्ज। क्योंकि फिर किसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी? जितना देर में एक वेव को एक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 2 वेव जब उत्पन्न होगा तो इसको बोलेंगे कि 1 सेकंड में अगर 50 वेव उत्पन्न हुआ, 50 तरंग, तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 1 सेकंड में ऐसा बोला, यहां से यहां 1, फिर ऐसे 2, फिर इस तरह से 3। फ्रीक्वेंसी का मतलब, आवृत्ति का तो मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कितना हुआ था? 1 सेकंड में 50 उत्पन्न हुआ। ठीक, यस सर, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन देखिए, तो एक के अंदर 2 बार ना करंट 0 हो रहा है। फिर से देखिए, एक वेव के अंदर करंट जो 0 है, धारा वो 2 बार हो रहा है। तो करंट 0 होने का फ्रीक्वेंसी डबल होगा। एक तरंग में 2 बार करंट 0 होता है, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, 2 बार। तो 50 तरंग है तो 50 दूना 100, शून्य होने का 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, क्लास तो एंड कर दिया। जो बच्चे भी लास्ट तक क्लास किए उनसे यही कहूंगा, समझ के पढ़ा करिए। कहीं भी पढ़िए, किन्हीं से भी पढ़िए, समझ के पढ़िए अगर सच में पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी मेरे बच्चों रट के बस इतना होगा कि पास कर जाइएगा, मम्मी पापा बाद में शादी विवाह करवा देंगे, बस बात खत्म। लेकिन अगर नॉलेज के साथ पढ़ेंगे ना, तो कोई भी एग्जाम हो उसके क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। खैर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। और मेरे बच्चों साथ साथ में एमिंग हाई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।